हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड यूटेट 2026 की परीक्षा 29 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आपको पेपर का ज्ञान, पेपर के मॉडल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड यूटेट 2026 के लिए, यूटेट सेकंड के लिए एक मॉडल पेपर को हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं कि इसमें जो अभ्यर्थी है उसको कुल 150 प्रश्न हल करने हैं और हर प्रश्न का जो 1 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। और इसमें आपको ओएमआर सीट पर ये पेपर देना होगा और सही एवं सर्वाधिक उचित विकल्प छांटकर आपको नीली या काली नीली या काली बाल पॉइंट पेन से आपको ओएमआर के गोले भरने होंगे, गोले काले करने होंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक वो जो है बाल विकास और शिक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 31 से 60 तक के जो प्रश्न हैं वो भाषा, आपकी प्रथम भाषा हिंदी या प्रथम भाषा अंग्रेजी से संबंधित होंगे। जो भी आपने भाषा चयन करेंगे आप ये फॉर्म भरते समय, उसी के आपको इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आपका प्रश्न संख्या 61 से 90 तक आपको भाषा द्वितीय, जिसमें कि आपकी अंग्रेजी हो, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत, जो भी आपने फॉर्म भरते समय दूसरी भाषा का जिसमें आपने चयन किया होगा उसको आपको उसमें भरना होगा। फिर प्रश्न संख्या 91 से 150 तक के प्रश्न आपके जो गणित वाले अभ्यर्थी हैं, गणित विज्ञान वाले, उनको गणित विज्ञान के पेपर को हल करना होगा। और जो सामाजिक अध्ययन यानी कि गणित विज्ञान से अलग वाले हैं, उनको सामाजिक अध्ययन के प्रश्न 91 से 150 तक के आपको करने होंगे। पेपर में रफ कार्य करने के लिए भी आपको 2 पेज पेपर में आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा की समाप्ति के बाद आप ओएमआर सीट को कक्ष निरीक्षक को दे देंगे और उसकी जो कार्बन कॉपी होगी उसको आप घर लेकर जा सकते हैं और आपकी जो बुकलेट है प्रश्न की उसको भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। मित्रों, इस पेपर का जो पहला भाग है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विभाग का, विज्ञान का, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसको शॉर्ट में सीडीपी भी बोलते हैं। तो सीडीपी एक ऐसा विषय है जो आपके स्कोर को 30 में से 30 तक पहुंचाता है। 30 नंबर के 30 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाने हैं। तो 30 में से 30 अगर आपको लाने हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। और हम आज के इस वीडियो में सीडीपी सेक्शन के 30 प्रश्नों को किस प्रकार से कर सकते हैं उसी को हम यहाँ जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सीडीपी स्पेशल क्लास। तो हमारे मॉडल पेपर का पहला जो प्रश्न है वह है समावेशी शिक्षा में क्या होता है। समावेशी शिक्षा में 4 विकल्प आपको दिए होंगे, उनमें से एक का उत्तर आपको छांट करके गोला काला करना होगा। तो पहला है सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधित शिक्षक होते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों होते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने की पद्धति से है। समावेशी शिक्षा में कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के विकास की रूपरेखा तैयार की जाती है, इसलिए इसमें दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है। एक है निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण। कौन सा परीक्षण इसमें सबसे बढ़िया रहेगा? तो इसमें जो है निदानात्मक परीक्षण ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण निदानात्मक परीक्षण है। यह परीक्षण विशेष रूप से छात्र की सीखने की कठिनाइयों, कमजोरियों और उन विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है जहां उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना है जो बुद्धि लब्धि, जो IQ लेवल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तो उसको IQ इक्वल टू मानसिक आयु, जो मानसिक आयु है उसको आपको डिवाइड करना है वास्तविक आयु से। किससे? वास्तविक आयु से, और उसमें मल्टीप्लाई 100 का कर देना है। तो कहने का मतलब जब इस बालक की
मानसिक आयु 8 वर्ष है तो 8 को डिवाइड करना है 10 से और उसमें मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो ये लगभग आपका 1.25 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 125 इसका आंसर होगा। तो 125 यानी कि बी वाला इसका आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला। 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी? तो संप्रेषण योग्यता या अभिप्रेरण योग्यता या मार्गदर्शन योग्यता या शारीरिक व्यक्तित्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अभिप्रेरण, जिसको आप मोटिवेशनल आप इसको कह सकते हैं, मोटिवेशन करना। तो अभिप्रेरण योग्यता जो है वो उससे अभिप्राय है कि शिक्षक छात्रों में सीखने की इच्छा और रुचि उत्पन्न करने में सक्षम हो। जब शिक्षक प्रेरणादायक होता है तो वह छात्रों को सक्रिय रूप से पाठ में भाग लेने, प्रश्न पूछने और नवाचार करने हेतु प्रोत्साहित करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, इनमें से कौन सी है? ये ए बी सी डी आप देख लीजिए, इनमें से कौन सी है? तो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि वह होती है जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मापन को संरचित और मात्रात्मक बनाती है। तो इसमें से जो होगी वो होगी निर्धारण मापनी। ये आंसर होगा इसका, क्योंकि सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ मानी जाती है निर्धारण मापनी, क्योंकि इसमें विशिष्ट गुणों या व्यवहारों को पूर्व निर्धारित पैमाने पर अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समावेशी कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, छात्रों की व्यक्तित्वता का सम्मान करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त और रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, या शिक्षक को सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए। तो इसमें जो है समावेशी कक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ सम्मान पूर्वक शिक्षित करना होता है। लेकिन यहां पर इसका जो नहीं शब्द है तो नहीं ये वाला होगा, इसमें सी वाला, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि जहां पर ये सख्त शब्द आ गया, रूढ़िवादी शब्द आ गया, ये तो गलत है, इसका मतलब नहीं। ये चीज आपको बच्चे के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट रहना है, सख्त तो आपको होना ही नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर नहीं वाला में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तर बताए हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो है 3 स्तर बताए हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है एक अच्छा व्याख्यान देकर, मॉडल दिखाकर, शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग के द्वारा या शैक्षिक भ्रमण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण के द्वारा, क्योंकि देखिए एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका भ्रमण हो सकता है। इसका कारण यह है कि शैक्षिक भ्रमण छात्रों को वास्तविक दुनिया से अनुभव प्रदान करते हैं और वे केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सही मिलान करना है। तो यहाँ अक्षमता है और यहाँ पे विकार, तो ये विकार के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये उसका लक्षण समझ लीजिए। तो यहाँ पर है पढ़ने की अक्षमता, मतलब पढ़ने में कठिनाई होना, तो ये पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो इस विकार को बोला जाता है डिस्लेक्सिया, ये बोला जाता है इसको, ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। फिर है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, ये हो जाएगी जब मौखिक रूप से नहीं सीख पाता कोई बच्चा तो उसको बोलेंगे डिस्फेसिया, ये हो जाएगा डिस्फेसिया, फोर्थ वाला। फिर है लिखने की अक्षमता, मतलब लिखना में दिक्कत हो रही है, तो उसका हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। फिर है गणित संबंधी जब अक्षमता आ जाएगी तो वो होगी डिस्कैलकुलिया, ये होगा इसका। तो अब इसका सही आंसर इनमें से छांट के आपको सही आंसर लिखना है। तो ये इसमें जो बी वाला ये इसका सही होगा, सही मिलान ये बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक, ये शब्दावली का क्या मतलब है इसका? इस शब्दावली का मतलब है कि सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका इस व्यापक मूल्यांकन का जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE भी बोला जाता है, इसमें जो व्यापक मूल्यांकन शब्द का मतलब होता है जिसमें शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन हो। तो दोनों वाला कौन सा है? ये वाला सी वाला, दोनों क्षेत्रों का, शैक्षिक भी आ गया, सह-शैक्षिक भी आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 12 वर्ष आयु की अवस्था क्या कहलाती है? देखिए 7 से 12 वर्ष की शैशवा
उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था कौन सी कहलाती है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। और क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तत्परता के नियम का संबंध है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, संकेत अधिगम सिद्धांत से या प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत से। देखिए, जो तत्परता का जो नियम जो है, ये थॉर्नडाइक का के द्वारा प्रतिपादित नियम है और ये प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से आता है। तो इसका जो सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ये नियम है, इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है, तो वह उसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है और उसे करने में संतोष महसूस करता है। और यदि वह तैयार नहीं है तो सीखने में कठिनाई होती है और असंतोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था पिछले क्वेश्चन में आया था, तो वो उत्तर बाल्यावस्था, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता है क्या? है सृजनात्मकता जन्मजात योग्यता है, मानसिक योग्यता है, परंपरागत योग्यता है और प्रश्न को हल करने की क्षमता है। तो ये जो है, ये मानसिक योग्यता है। ठीक है, क्योंकि मानसिक योग्यता क्यों है कि यह व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह नए, मौलिक, उपयोगी विचारों, उत्पादों, समाधानों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बालक की जिज्ञासा कहलाती है क्या? कहलाती है अभिवृत्ति, रक्षा युक्ति, भाव या आत्मसंप्रत्यय? तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है भाव, इमोशन, फीलिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक का अपनी उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये इंगित करता है, क्योंकि जब एक बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ना सीखता है तो वो पहले अपने पूरे हाथ या बाह का उपयोग करके एक सामान्य ग्रिप बनाता है, लेकिन समय के साथ साथ उसके हाथ और उंगलियों की जो सूक्ष्म मोटर है, वो स्किल है उसकी, तो विकसित होती है, जिससे वह पेंसिल को अधिक सटीक और विशिष्ट तरीके से बिल्कुल अच्छी से पकड़ के साथ पकड़ने में सक्षम होता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? निगमन विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या व्याख्यान विधि? तो ये आता है इंडक्टिव मेथड का उदाहरण है ये, मतलब आगमन, ये वाला आगमन मतलब सी वाला इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही है वो ए वाला होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था सामान्य 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पाई जाती है और इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी ठोस वस्तुओं और अनुभवों तक ही सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कक्षा में प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक की सार्थकता क्या है? तो यह प्रशासनिक अपेक्षा का अंश है, बालकों के अधिगम स्तर के बारे में अभिभावकों को सूचित करना है, आत्मनिरीक्षण या अग्रेतर सुधार की गुंजाइश है या विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत करना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में 4 उत्तर यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो कि ऐसे बालक का उत्तर ना देने पर अपमान करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि सख्त रवैया तो अपनाना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर आता है शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए, ये सही हो सकता है। और एक सामान्य गति से शिक्षण कार्य करते हुए रहना चाहिए, या मंद बुद्धि बालक को नजरअंदाज करते हुए शिक्षक को पाठ पूरा करना चाहिए, सब गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? बी वाला सही है कि शिक्षण की गति को धीमी रखना चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो मानसिक मंदित बालक है वो जो है उसको सीखने का समय मिलेगा और वो उससे सीख पाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक विकास का मस्तक का अधोमुखी क्रम, मस्तक मतलब सिर, ठीक है ना, मस्तक माथा, तो मस्तक अधोमुखी क्रम, तो इससे समझ लीजिए कि मस्तक से नीचे की ओर जो क्रम है वो वाला होगा, यानी कि पहले वाला हो जाएगा सिर, धड़, हाथ और पैर, यहां ये वाला आंसर इसका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है? तो पूर्व क्रिया चरण में, अंत क्रिया चरण में, उत्तर क्रिया चरण में या इनमें से कोई नहीं। तो जो पाठ योजना जिसको आप लेसन प्लान बोलते हैं, तो ये शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण में आता है। पहला देखिए, शिक्षण के 3 प्रमुख चरण होते हैं और योजना तैयार करने का कार्य शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में होता है। इस चरण में अध्यापक कक्षा में जाने से पहले सभी आवश्यक तैयारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक, मानसिक मंदित बालक या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वो सभी बालक आते हैं जो सामान्य बालकों से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा किया था, पावलोव के द्वारा स्किनर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पावलोव ने किया था, और पावलोव जो है एक रूसी शरीर विज्ञानी थे। उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे, कुत्तों पर प्रयोग किए थे, और उन्होंने क्या किया कि घंटी की आवाज के साथ कुत्तों को भोजन दिया। तो क्या हुआ कि बार-बार घंटी की आवाज और भोजन का समय जब कुत्तों को ये लगा कि जैसे घंटी बजती है तो खाना आएगा, तो उनको लार उत्पन्न हुई। तो यह सिद्धांत ये बताता है कि अधिगम उत्तेजनाओं के बीच साहचर्य और संबंध को स्थापित होने का कारण होता है। तो ये पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि क्या है? तो ए है बालकों की क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा, दूसरा है बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, तीसरा है मानकीकृत रुचि परीक्षणों द्वारा। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा हम बालकों की रुचि को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? देखिए, ये जो कथन है ये जीन पियाजे का कथन है। तो सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, जीन पियाजे। यहाँ पे पियाजे दिया है। तो पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पियाजे के अनुसार बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, बल्कि वे अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके और अनुभव के माध्यम से स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को उन्होंने संरचनावाद कहा, जहां बच्चे अपने अनुभव के आधार पर मानसिक संरचनाओं का विकास करते हैं। यह विचार बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में देखता है। हमारा 27वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, अनुशासन, नियमित उपस्थिति या गृह कार्य की जांच। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, क्योंकि जब विद्यार्थी एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तो सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होगा, प्रश्न पूछेगा, चर्चा करेगा, गतिविधियों में भाग लेगा, तो जानकारी को बेहतर ढंग से समझेगा और आत्मसात करेगा। केवल निष्क्रिय रूप से सुनना या उपस्थित रहना पर्याप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या होगा? तो अब्राहम मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने किस तरह से उसको सबसे नीचे किसको रखा और सबसे ऊपर किसको रखा, उसके हिसाब से इसका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्रम है, सबसे नीचे का जो क्रम है, वो शरीर संबंधी आवश्यकताएं, ये होगा। तो पहले नंबर पे फर्स्ट वाला यानी कि शरीर संबंधी होगा। उसके बाद जो सुरक्षा आती है वो आती है सुरक्षा वाली आवश्यकता, सुरक्षा यानी कि 5वां नंबर, फिर ये वाला होगा। तो पहले पहला फिर पांचवा, पहले पहला फिर पांचवा। अब इसमें देखिए पहले पहला और पांचवा कहाँ है, तो ये है, ये सी वाला इसका आंसर होगा। पहले पहला फिर पांचवा, उसके बाद सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। तो इस तरह से इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आंसर आप समझ गए होंगे, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया गया है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी, अच्छी गृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। तो यह कथन जो है अनुसंधान आधारित धारणा है या सत्य धारणा है या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है या उपरोक्त सभी है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा, ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, क्योंकि यह कथन लड़कियों की क्षमता को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित करता है, उन्हें शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास के व्यापक अवसरों से वंचित करता है। यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है और रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है, ना कि किसी अनुसंधान या सत्य धारणा को। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है 30 प्रश्न इस पार्ट में आते हैं। तो इसमें क्या है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक है, यह बालकों की योग्यता की पहचान करने में सहायक है, यह बालकों की रुचि एवं रुझान को समझने में सहायक है, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी,
क्योंकि शिक्षक को वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपरोक्त सभी बातों में सहायक है। मित्रों, यह मॉडल पेपर आपके अभ्यास के लिए तैयार किया गया है। हर प्रश्न को पढ़ते ही आप पहले उत्तर खुद सोचने की कोशिश करें और कमेंट में अपना उत्तर लिखते रहें, ताकि आपको अपनी तैयारी का सही अंदाजा हो सके। तो मित्रों, आपका 30 में से कितना स्कोर रहा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूटेट 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।